अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से मैं आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। अब से कुछ देर बाद अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ज़रिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके लिए जो है वो इक़दामात उसको रोकने के लिए इक़दामात उठाने के ऊपर ज़ोर दिया। और भी बहुत सारी ख़बरें हैं। पहले हम आप से अपने मेहमान जो आज हमारे प्रोग्राम में जिन्हें हमने दावत दी है उनका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रज़ाक खट्टी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोज़ाना हमारे साथ होते हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं आज आयशा फ़ारूक होंगी, हमारा साथ देंगी। उसके और मुकीम अहमद साहब जो कि सीनियर तज़कियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तीनों को वेलकम टू द शो। अच्छा, सबसे पहले मुकीम साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी कि अभी अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और उसके अंदर वही बात की गई है कि जो डिजिटल दहशतगर्दी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा है वो किसी भी तरह, हालांकि हमने देखा कि जीआईटी भी बनाई गई और कुछ लोगों को भी जो है वो आइडेंटिफाई किया गया, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी काटी गई, मगर ऐसा लग रहा है कि ये जो बेकाबू सोशल मीडिया है वो काबू में नहीं आ रहा हुकूमत की। आज की वज़ीर आज़म की जो भी अपेक्स कमेटी के बाद जो भी उनकी जो उनकी तकरीर थी उससे तो यही बात निकल कर सामने आ रही है। आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा बरमहल और मौके की मुनासिबत से आपका ये टॉपिक है। अगर थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, कुछ हफ़्ते ही पहले हमने फ़ायरवॉल एक इंस्टॉल की थी और हमें ये कहा गया था कि जनाब हर चीज़ जो है वो मॉनिटर भी होगी और हम आपको देख भी रहे होंगे और किसी किस्म की खिलाफ वर्ज़ी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जी। कहा यह जा रहा है कि 30 अरब रुपया पाकिस्तान ने उस फ़ायरवॉल और उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च किया और हम्म। कितने ही दिन तक उसकी वजह से इंटरनेट और तमाम सर्विसेज़ जो हैं वो मुतासिर रहीं। हम्म। और उसके बाद वो शीज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा के बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बयानात भी हम्म। सामने आते रहे, हम्म। जिसमें वो इस सूरत-ए-हाल का तज्ज़िया और अपनी राय पेश करती रहीं असेंबली और में भी जिस तकरीर की थी उन्होंने इस बारे में। जी, हम्म। तो उसके बाद अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि एपेक्स कमेटी में भी वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। हम्म। तो आप फरमा रही हैं कि जब कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर वो 30 अरब रुपए की फायरवॉल क्या हुई? फिर उसके बाद हमारे जो साइबर सिक्योरिटी के इदारे और जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम्म। क्या वो फेल हो गए? अब ये बहुत बड़ा सवाल है हम्म। कि क्या हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इतने पैसे लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएँगे? और हम्म। क्या हम उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, हम्म। उसको रोकने में कामयाब हो जाएँगे? हम्म। तो ये जिसको कहते हैं ना कि वो विज़न और हम्म। दूरबीनी उस हम्म। उसका फुकदान है हमारे फैसला साज़ों में भी बिल्कुल। और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले इदारों में भी। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी, जैसे कहना चाहिए, गंभीर सूरत-ए-हाल है कि हाँ। हम ना तो उससे कोई रिज़ल्ट्स ले सके हैं, अगर मैं ये समझ पाया हूँ, और ना ही हम उससे मुतमईन हैं। अब हम्म। इसके बाद कौन-सी चीज़ रह गई है हुकूमत के पास और इदारों के पास कि हम्म। जिससे उनका इत्मीनान हो जाए हम्म। कि ये जैसा हम चाह रहे थे वैसे रिज़ल्ट्स हासिल हो गए और हम्म। हम वो कर पाए जो हम करना चाह रहे थे। हम्म। तो ये अब फैसला आप जैसे लोगों के सामने है कि आया ये उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए? जी। अच्छा आयशा, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपका सोशल मीडिया से एक तवील अरसे का ताल्लुक़ है। तो आपको नहीं लगता कि एक ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें? जैसे हम स्कूल के अब ज़ाहिर है कि आफ्टर कोरोना हमने देखा कि जिस तरह टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज़ और सारी चीज़ें चली हैं, डिजिटल मीडिया ने तरक्की की है। तो आपको नहीं लगता कि एक ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत है? स्कूल का जो हमारा निसाब है या हमारा तालीमी जो निसाब है उसके अंदर ये शामिल होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे कौन सी चीज़ आपको प्रमोट करनी है, कौन सी चीज़ आपको नहीं डालनी है, ये अब हमारी तालीम का हिस्सा बन जाना चाहिए, तभी ये रुक सकता है। बजाय पाबंदियों के ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है।
आपका सवाल बहुत खूबसूरत है बेनज़ीर। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। अब यहाँ इस सवाल का जवाब बड़ा गहरा है। पॉइंट यही है कि आज तक तो हम अपनी सोशल स्टडीज़, माशरते उलूम, इस किताब को दुरुस्त नहीं कर सके, सहाफ़ी अपनी सहाफ़त को नहीं मनवा सके। हम्म। आज तक हमें कहा जाता है कि हम इब्लाग के स्टूडेंट हैं, और हम्म। फिर आप इस एक ऐसी एजुकेशन की बात कर रही हैं, ऐसी एजुकेशन की ट्रेनिंग की बात कर रही हैं जिसके वजूद को अभी तक उसकी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही। डेफिनेटली हम्म। एक ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक ऐसी तरबियत की ज़रूरत है जहाँ पे सहाफ़ी को पता हो कि ये ख़बर कहीं किसी तसादुम का सबब तो नहीं बन जाएगी। ख़बर ज़रूर दें, लेकिन उसके सियाक़ो सबाक़ को देख कर बात करें, और ये भी देखें कि वो ख़बर देने वाले की क्रेडिबिलिटी कितनी मायने रखती है। हम्म। सोशल मीडिया के ऊपर आज ईंट उठाओ तो एक सहाफ़ी बैठा हुआ है, और वो अपना तज़िया अपने अंदाज़, अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट को रख के कर रहा है। वो ये रख के या ये सोच के नहीं कर रहा कि इसके इफ़ेक्ट हमारे माशरे पर, हमारे हम्म। मुल्क पर और इंटरनेशनल लेवल पर क्या आएँगे। इसी सबब से अब मौजूदा हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं किया, बल्कि एक नए-नए प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे ये सोचकर व्लॉगर बन जाते हैं, ये सोचकर खबरें देना शुरू कर देते हैं कि वो प्लेटफ़ॉर्म उनकी सनसनी खबर के पीछे उनको पैसा देगा, हम्म। और यही सबसे बड़ी हिमाकत है। तो वो हम्म। बात फिर आपकी ही सवाल की तरफ लेकर आती हूँ कि ये ट्रेनिंग देगा कौन? वो लोग हम्म। जिनको सहाफ़ी कंसीडर नहीं किया जाता, या वो किसी का मतलब लाए-अमल कागज़ पे रख कर सुना देते हैं, या इसके लिए भी कुछ लोग लाए जाएँगे। यानी हम्म। कि अब अगर हम ट्रेनिंग के लिए लोग चुनेंगे तो उनके ऊपर भी सवाल उठा दिया जाएगा। तो हम्म। देखना ये होगा कि ट्रेनिंग कौन देगा, और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया एक नंगी तलवार है। हम्म। अच्छा खटी साहब, देखिए मौजूदा दौर में हम सोशल मीडिया से डिनाई नहीं कर सकते। मैं खटी साहब आपसे सवाल कर रही हूँ, रज़ा खटी साहब से, कि हम डिनाई नहीं कर सकते। हम सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ जितनी भी लगा लें, लेकिन हम इसको पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। तो फिर वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो रुक जाए, और एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जाए? वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बेनज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि मैं इसमें आपके चैनल की तवज्जो से इनको जो हुक्मरान हमारी एलीट बैठी है, हम्म। इन्हें तजवीज़ दूंगा कि युवल नोआ हरेरी की अभी जो किताब आई है दी मैक्सिस, हम्म। वो उसको कम अज़ कम पढ़ें ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि ये हम्म। जो नई सोशल मीडिया है या एआई टेक्नोलॉजी है वो है क्या। हम्म। असल में उन्हें ये चीज समझने की जरूरत है। हमारा काम, हमारा तो अलमिया ये है कि जिस एक्ट पर आपने पाबंदी लगाई हुई है, आपका वजीर आजम भी उसी के ऊपर अपना जो है वो अपना पैगाम अपलोड करता है। सारे वज़रा इस तरह करते हैं। हम्म। इशू ये है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की ही जरिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसको लाया गया था। और अब मैं तो कहता हूं कि जो लाए थे कम से कम उनका मुआवजा होना चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर आप समझते हैं कि ये एक खराब चीज, हमने एक मॉन्स्टर जो है पैदा कर दिया, हमने गले डाल दिया, हम इस पर माजरत करते हैं। लेकिन आप क्योंकि चाहते हैं कि जितनी भी आवाजें हैं वो सारी बंद कर दी जाएं। अब इस दुनिया में, इस दौर में जहां खबर और नाजरीन के दरमियान या उसको पढ़ने वाले के दरमियान चंद सेकंड का फर्क रह गया, उसमें आप इस चीजों को किस तरह रोक सकते हैं। और इस सारे सूरत हाल में जो सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं या कंपनियां हैं, वो तो सारा आप अंदाजा करें कि पूरी पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में उनके कंट्रोल में चली जाएगी, क्योंकि डेटा सारा उनके पास है। उन्हें मालूम है कि फेसबुक उनका जो यूजर है वो किस तरह कौन सी चीजों को पसंद करता है, वो उसे उसी तरह की चीजें रिकमेंड करता है। और पाकिस्तान में, मैं थोड़ा आप अरसा पीछे जाएं, पाकिस्तान में एक बात याद रखें कि इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नैरेटिव हमेशा पॉपुलर रहा है, लेकिन उसके जरिए आप चीजों को बेहतर कर नहीं सकते। ये पॉपुलर रहा है। नवाज शरीफ ने अख्तियार किया, वो ज्यादा पॉपुलर था। और फिर हम देखते थे कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत उससे परेशान होती थी। अब यही सूरत हाल, हम चेहरे तब्दील हुए हैं, वही परेशानी है। तो इसका अच्छा मतलब ये कि हल कहीं दरमियान में किसी दूसरी जगह है जहां ये पहुंच नहीं पा रहे।
आवाजों को आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोपेगेंडा जो होता है, प्रोपेगेंडा कहते ही उसको है कि उस सच, वो सच जिसे आप अपने मकसद, अपनी हिमायत के लिए इस्तेमाल करें। तो ये प्रोपेगेंडा का टूल है, और उसमें जाहिर है कि आमरीत उससे ज्यादा डरती है, जमहूरियतों को भी दुनिया में इससे बड़े खतरात हैं। तो चीजों को दरमियान से ये बंद करने से मसले का हल नहीं होगा। आप चीजों को देखें, अभी सिर्फ मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि एआई के अंदर जो बोट्स का जो काम है, यानी 40% उसका काम है। अगर 60% आपके व्यूअर हैं तो 40% काम बोट्स करते हैं, उसको और ज्यादा फैलाते हैं कि जो नैरेटिव ज्यादा पॉपुलर होता है उसको मजीद फैलाते हैं, उसमें फिर वो खुद फीड जनरेट कर रहे होते हैं। तो इस सारी मंजरनामे में हमारी जो यहाँ की जो लोग बैठे हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, अरबों रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। जिस तरह मेरे पहले साथी नहीं, आप मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकूंगी। खटी साहब, आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जितनी तेजी से सोशल मीडिया के इस्तेमाल को नौजवान नस्ल में आम किया और प्रोपेगेंडा फैलाया, तो आप ये सारी चीजें तहरीक इंसाफ के खाते में डाल रहे हैं, राइट? यही बात है? नहीं, मैं खाते में नहीं डाल रहा, ये हुकूमत खाते में डाल रही है। वही कह रही है कि डिजिटल दहशतगर्दी है। हाँ, देखिए, अब देखिए, मैं यहाँ तीनों पैनलिस्ट से मेरा एक सवाल है कि हर नेगेटिव पॉइंट के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर छुपा हुआ होता है कि सही है, पीटीआई ने ये सब कुछ किया और उन्होंने बहुत नेगेटिव किया। 26 नवंबर को देखा, 9 मई को देखा, पाकिस्तान के इमेज जो है ना उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन जिस तेजी से जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई, क्या उसको एक पॉजिटिव वे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं अपना सकती उस तेजी से अपनी यंग जनरेशन के अंदर? एक बात ध्यान में रखें कि एक चलती हुकूमत को आपने उसकी खत्म किया जब वो बिल्कुल गिर रहा था इमरान खान, उसको ज्यादा आपने पॉपुलर बनाया। ये जो मौजूदा रिजीम है, इसने अपने सारे कपड़े उतार कर एस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट गई, और हमने देखा कि किस तरह वो अब कहते हैं कि भाई हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। उन्होंने तो कुर्बान तो कर दिया, लेकिन इशू ये है कि इस पूरी सियासत ने इस 2024 में 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद गुर्बत के उसमें लकीर के नीचे चले गए। तो फायदा क्या हुआ मुझे बताया? रियासत चले, आपने रियासत को बताया, लेकिन जो आलमी बैंक ने अभी फिगर्स दिए हैं उसमें तो चीजें बिल्कुल उलट आ रही हैं। आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज के जो पॉइंट्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं। मुझे बताएं, आम आदमी का स्टॉक एक्सचेंज से क्या आया जाए? एक क्लब है कंपनीज और सरमाएदारों का, उसमें आम आदमी का क्या है? टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 75 से 80% आप लेते हैं और लोगों को वो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब 1 करोड़ 30 लाख लोग अगर गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं तो आप इनको किस तरह जो है वो अकोमोडेट करेंगे? अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं मुकीम अहमद साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, और कल इस मुज़ाकरात का दूसरा दौर था, या कह लीजिए कि बाकायदा तौर पे कल मुज़ाकरात शुरू हुए। पहला तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था और एक बैठे थे सब लोग और बात हुई थी कि हाँ हम नहीं होगा, लेकिन हमने देखा कि सिवाय इस चीज़ के कि जो मुज़ाकरात में बात हुई कि वो तो पहले भी बात थी कि तमाम सियासी कैदियों को या जो असीर है उनको छोड़ा जाए, बिलशमूल बानी पीटीआई, और जो जुडिशल कमीशन है वो बनाया जाए। तो आप समझते हैं कि ये कमेटी इतनी पावरफुल है, मुज़ाकराती कमेटी, कि ये दोनों काम कर सकती है? दोनों जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं उन फॉर्मेशन, उनकी हाजिरी, की गुफ्तगू, उनके बयानात और उनकी राय, ये सारी चीजें आप सामने रखते हैं तो समझ में ये आता है कि ये एक पुतली तमाशा हो रहा है। उनके पल्ले कुछ नहीं है। They are not in a position to offer anything to the other party. आप उसमें एक एक करके अगर हम उस पजल को देखना चाहें तो वो ऐसे है कि पहले तो वो 26वीं तरमीम की बात हो रही थी, पीटीआई कह रही थी कि इसे वापस लिया जाए, फिर उन तालबात थे कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, फिर उनकी बात आ गई कि हमारे कैदी रहा किए जाएं, फिर एकदम कहा गया कि मुज़ाकरात तो है वो इमरान खान करेंगे, फिर ये बात अभी दोबारा रिपीट हो गई कल। अच्छा, अब ये
जो जो इनके और फिर ये जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फिर एक दफ़ा मुतालबा ये आ गया कि उसकी 9 मई और 26 नवंबर की जनाब वो सीसीटीवी फुटेज दी जाए। फिर ये है कि इनके फौजी अदालतों में मुकदमात न चलाए जाएं। अच्छा, ये सारी बात करने के बाद अब वो 2 मुतालबात पर आ गए कि जुडिशल कमीशन बना सियासी कैदी रहा कर दें। फिर हुकूमत की जानिब से पहले एक कमेटी बनाई गई, उसके बाद उसमें मेंबरान की बरसात कर दी गई। उसमें अब वो फिर कुछ सारी 16 सियासी 17 जमातों को सारी पीटीआई की डिमांड थी ना कि तमाम सियासी जमातें आके बैठे, तो सारी सियासी जमातों को उसमें फिर शामिल कर लिया गया ना। अच्छा, अब वो इतने आदमी, मतलब ये है कि आर दे इन ए पोजीशन टू ऑफर एनीथिंग, मतलब अब एजाजुल हक साहब क्या अकेले वो उनको बिठा दिया। इसी तरह के और कुछ हैं जिन एक एक आदमी पार्टी का सरबराह है, उनको ले जी आपकी भी नुमाइंदगी हो गई। आर दे इन ए पोजीशन टू डू एनीथिंग? आई डोंट थिंक सो। फिर पीपल जो रवैया पीटीआई का था, पहली मीटिंग के लिए 7 की जगह 3 आदमी आए थे, बिल्कुल। अब भी 7 में से 6 पहुंचे थे कल। तो ये समझ नहीं आ रही कि वो सिर्फ एंगेज कर रहे हैं, वो किसी का वेट कर रहे हैं, या वो लिटमस टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यानी कभी ये तासुर मिलना शुरू हो जाता है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हल्फे वफादारी का इंतजार किया जा रहा है, या वो मुंतजिर हैं कि किस वक्त वहां से कॉल आएगी। फिर उसके बाद उन्होंने, और इनकी खास तौर पे पीटीआई यूएसए ने ये शोशा भी छोड़ दिया था, और वो भी गर्मी में है कि जी बानी पीटीआई और हाई लेवल के जो लीडर्स हैं उनके लिए ट्रंप की हल्फे वफादारी की तकरीब का दावतनामा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर तो जेल में कैद इमरान खान को ट्रंप की हल्फे वफादारी की तकरीब में बुला लिया जाता, तो के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता वगैरह वगैरह। तो ये यानी आप इन सारी चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि संजीदगी दोनों तरफ नहीं है, सिर्फ टाइम बाइंग टैक्टिक्स यूज हो रही हैं, और दोनों क्लियर नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। अब ये जितने मुतालबात पीटीआई ने किए थे, उनमें से कोई भी 3 मुतालबात मंजूर करे अगर, तो ये हुकूमत तो वो खुद नहीं रहती। एक टाइम पे तो उन्होंने सेनेट केपीके की जो इलेक्शन है उसका भी मुतालबा कर दिया था, फिर मखसूस नशिस्तों का भी मुतालबा कर दिया था कि दोनों मुतालबे पूरे करने के बाद हुकूमत कैसे कायम रहेगी, अक्सरियत इनको मिल जाए। बिल्कुल। तो उनको बात नहीं खाता। तो गवर्नमेंट को भी समझ आ रही है कि जनाब ये ऐसा अजीबोगरीब सिचुएशन में है, और उड़ान पाकिस्तान की तकरीब में वज़ीर आज़म ने भी बस पीटीआई ने तो हमेशा से ही इम्प्रेशन देने की कोशिश की, जब से इलेक्शन हो रहे थे, कि जैसे अब बस डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और जेल की कुंडी जो है ना अडियाला जेल की, वो आके डोनाल्ड ट्रंप नहीं खोलनी है। मैं आयशा आपकी तरफ आऊँगी और आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये मुज़ाकरात का कोई हल निकलता नज़र आ रहा है आपको, या सिर्फ ये फ़ोटो सेशन की हद तक ही है? अच्छा बेनज़ीर, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक जब शहबाज शरीफ की जानिब से, हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से नरमी के पैगाम सामने आएंगे और फिर मुज़ाकराती कमेटी के अंदर ये डील की जाएंगी, और फिर अचानक हमें पता चलेगा कि 9 मई के किस्से के अंदर जो लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया गया। फिर खान साहब सहाफ़ियों से मुलाकात करेंगे और फिर सहाफ़ियों को ये नहीं बताएंगे कि अब जो सोर्सेज उन तक पैगाम पहुंचा रहे हैं वो क्या है, डील हो रही है नहीं हो रही, लेकिन सहाफ़ियों को बताया जा रहा है कि जल्द ही, मतलब खान साहब खुद ये बात बता रहे हैं कि वो बनी गाला मुंतकिल होंगे। और ये कहना बुरी बात नहीं होगा कि एज अ लीडर खान साहब को बहुत अरसा इन लोगों ने जेल में रख दिया है, जिसकी जो इफेक्ट है अब गवर्नमेंट भी भुगत रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी भुगत रही है। और ये जो मुज़ाकरात हैं ये दिखाने के लिए गवर्नमेंट के और खान साहब यानी कि पीटीआई के दरमियान में हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो मैं जो देख रही हूँ वो यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई है। और खान साहब अब इस पोजीशन में हैं कि वो ये फैसला करेंगे उन्होंने जेल से कब निकलना है। और मैं आपका ध्यान एक तरफ और मरकूज करवाना चाहूंगी कि अली अमीन गंडापुर इसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आपने देखा कि एक वक्त था कि जब धरने पे धरना हो रहा था और अली अमीन गंडापुर की जो सीट थी वो खतरे में थी, कहा जा रहा था कि गवर्नर निजाम आ जाएगा, कि और अचानक अब इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा भी
अली अमीन गंडापुर हैं और खान साहब की आंखों का तारा भी अली अमीन गंडापुर हैं। तो ये मुज़ाकरात अब की बार जो हैं वो इसलिए हैं कि इनका कोई ना कोई नतीजा तो होगा, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट अपने घुटने टेक कर ही सॉफ्ट हैंडेडली अब इन मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है। जो इन्होंने पाकिस्तानी आवाम को खाना था वो खा चुके हैं। अब इन्होंने अपनी नाकामयाबियों का टोकरा किसी और के सर पे रखना है। देखना यह है कि खान एक कितनी नाकामयाब का टोकरा अपने सर पे उठाएंगे, या फिर और एक ऐसी डील होगी जिसमें पाकिस्तानियों को और पीसा जाएगा। क्योंकि ये जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी है इसके अंदर पीटीआई की ही सबूलत कारी की जा रही है, और इसको वाज़ह तौर पर सहाफी हलकों में देखा भी जा रहा है, डिस्कस भी किया जा रहा है। मुज़ाकरात को लेकर ही अभी जो है वो रज़ाक खटी साहब के कमेंट रह गए हैं, उनसे भी हम तज्जिया लेंगे, मगर यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। रोशनी से आती है जिंदगी में रौनक और हम बेफिक्र होकर लग जाते हैं जीत की लगन में। और जब बात हो घर की और अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज, मुल्क भर में पहला 35 से जायद शहरों में आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉनिटरिंग टीम जिससे मिले फौरी रिस्पांस, 5 साल वारंटी की बेफिक्री और मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर्स का एतमाद। इन्वेरेक्स, मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुश आमदेद। और बात हो रही थी मुज़ाकरात की। अभी जैसे आयशा फ़ारूक बात कर रही थी कि लग ऐसे रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई हो रहे हैं। रज़ाक खटी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। और जैसे कि अभी आयशा ने कहा और कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वज़ीर आला केपी के, वो आँख का तारा बने हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट की। तो मैं एक ज़रा सी इसमें एक थोड़ी सी ऐड करना चाहती हूँ कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं बने हुए, उनके साथ 2-3 लोग और हैं। मेरे ख्याल में आपको भी अंदाज़ा है इस बात का। तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ कुछ चीजें हैं कि ये अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं, ज़ाहिर है उसमें जो परेशानी कहें या हैरानगी कहें, वो मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं उसके अंदर भी है और पीटीआई के हल्के के अंदर भी है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ दोस्तों से जो मेरी गपशप हुई है उसमें भी उनको परेशानी के ये मामला हुए क्या है ना, कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जो है वो समझ नहीं आ रहे। जैसे कल जो है वो हमें ये लग रहा था कि पीटीआई तहरीरी तौर पर अपनी वो जो डिमांड्स हैं वो दे देगी, लेकिन कल फिर उन्होंने टाइम गेन किया है ना। उन्होंने कहा कि हम जो है वो दोबारा मिलेंगे इमरान खान से, वहां से जो भी वो हिदायत मिलेंगी फिर आके रखेंगे। और यही सबब था कि अगली मीटिंग का टाइम भी तय नहीं हुआ कि किस डेट को ये मुज़ाकरात होंगे। यहाँ एक बात आपको मैं और भी बताऊं कि सच्ची बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से भी अब तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गए हैं। उसका सबब यह है कि पब्लिक के अंदर जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने ही जितने एहतजाज बिजली के बिलों के हवाले से थे, गैस के हवाले से थे, वो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको मैनेज किया, वो उनको रुकवाया कि भाई ठीक है अभी ये मुश्किल वक्त है, चीजों को आप जो है वो उसको कड़ा इम्तिहान समझें, चलने दें, मुमकिन है चीजें बेहतर हो जाएं। लेकिन अभी तकरीबन 9 माह हो चुके हैं लेकिन चीजें बेहतर हो नहीं पा रही।
तो शायद यही सूरत हाल है कि अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में जिस तरह ये सारी चीजें सभी पाकिस्तान की आवाम समझ भी रही है कि इस तहरीक इंसाफ को जितना दीवार से लगाना था लगा चुके। फैज हमीद को भी सजा हो जाएगी, इमरान खान को सजा देनी है और मजीद किसी केसेस में या नहीं देनी, ये सारी चीजें अब तकरीबन हो चुकी है 80%। अब आप देखें ना कि आज एक बात हुई है कि अज़मा बुखारी ने, पंजाब की जो हुकूमत की तर्जमान है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात कही है, वो सोचने जैसी है। वो ये कि उन्होंने कहा कि इन फौज ने इनको जो 19 लोग थे उनकी सजाएं माफ क्यों की हैं, यानी उन्हें इस बात पर एतराज है कि फौज ने ये किया क्यों, यानी अब इन्होंने शिकवे शुरू कर दिए हैं। तो लग ऐसा रहा है कि जैसे एक दिन पहले शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि अगर जिस तरह इदारे और सिविल हुकूमत इस तरह एक पेज पर है और अगर ये खुदा करे कि ये मामला चलता रहे तो मुल्क ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ जो लफ्ज खुदा करे उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि इसमें उनको कोई शक है और यही सबब है कि ये जो अचानक मुज़ाकरात शुरू हो गए। खुद ख्वाजा आसिफ का जो है वो पब्लिकली ये कहना कि मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी, इससे लग ऐसा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो सेकंड ईयर की अहम क़यादत है उसको भी इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था और वजीर आजम शहबाज शरीफ, स्पीकर अयाज सादिक, मुमकिन है नवाज शरीफ की सदा पर ये चीजें तय हुई और मुज़ाकरात शुरू हो गए। लेकिन पीटीआई जाहिर है कि मुकीम साहब जिस तरह कह रहे थे कि वो टाइम गेन करना चाह रही है, वो चाह इसलिए रही है कि जितना टाइम ज्यादा गेन करेंगे तो इनको केसेस में रिलीफ मिलेगा, मजीद जो केसेस दर्ज नहीं होंगे, मुमकिन है कि इमरान खान के लिए भी कुछ रिलीफ हो। लेकिन एक बात जहन में है कि एस्टेब्लिशमेंट अब इस बात पर अपना जहन बना रही है कि हम इलेक्शन पहले करवा लें, लेकिन शर्त यह है कि अगर पीटीआई 2 साल खामोश रहे तो हम चीजों को मजीद बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो बात ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे पहले तो मैं इस बात पे कमेंट करना चाहूँगी कि जो उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि खुदा करे, ठीक है, दुआ करनी चाहिए, मगर दुआ के साथ जो है वो दवा भी करनी चाहिए और दवा जो करनी है वो हुकूमत ने करनी है। दूसरी बात ये है कि मुकीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि क्या इमरान खान साहब को या बानी पीटीआई को जो है वो अपनी टीम के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं है? वो अगर कहीं के बजाय की कहना है या है के जगह था कहना है तो वो भी पूछने के लिए वो जेल जाते हैं। मुज़ाकराती कमेटी जो है उनसे मुशावरत करती है, फिर वो आके बताती है, फिर वो एक लंबा प्रोसीजर बन जाता है। तो मेरे ख्याल में तो एक अगर वो लीडर हैं तो उन्हें अपनी टीम के ऊपर थोड़ा एतबार करना चाहिए कि जो आप लोगों को ठीक लगे ठीक है, आप फाइनल चीज़ हमें बता दें, मगर एक एक जुमला जो है वो डिस्कस करने जाया जाए, ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि हर वक्त कि किसी कैदी को इतनी ज्यादा रियायत दी गई हो। आपकी बातें दोनों ही दुरुस्त हैं कि वो एक तो ये मुज़ाकराती कमेटीज उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, दूसरा ये जो कम्युनिकेशन गैप है और ये जो मिसट्रस्ट है, हाँ। ये बिल्कुल वाज़ेह है। खान साहब का यू टर्न वैसे ही मशहूर था और इसी डर के मारे कोई आदमी उनकी गारंटी लेने को राजी नहीं है। ये बार बार ये लफ्ज रिपीट हुआ, राना सनाउल्लाह ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि चले सारी बात ठीक है लेकिन वो खान की गारंटी कौन देगा, क्योंकि वो 360 डिग्री पे चले जाते हैं एक ही लम्हे में। वो की हुई बात से पलट जाएं, अगर वादा करके मुकर जाएं अगर, तो वो सामने वाला क्या करेगा। हाँ। तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये जो एक सिलसिला चल रहा है एक दूसरे को गद्दार कहने का कि जी ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, हर आदमी के ऊपर इल्जाम लग चुका है। आप पीटीआई लीडर्स की बात कर रहे हैं ना? जी, मुज़ाकराती कमेटी के हो गए, उनकी पार्टी की क़यादत हो गई। हाँ, कौन सा एलिगेशन लगा? बैरिस्टर गौहर पे लगा, ये सलमान अकम राजा पे लगा, शेर अफजल मरवत पे लगा और यू नेम इट। और लोग तो जनाब बुशरा बीबी को नहीं छोड़ रहे, मतलब इल्जामात की बौछार है। तो वो कोई भी आदमी, शरीफ आदमी, मतलब अगर वो ट्राई टू मीडिएट या कोई यानी लिंक बनता है दरमियान में, वो साथ ही अपनी इज्जत से हाथ धो बैठता है, फौरन इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं। जहां किसी ने नरम बयान दे दिया, जहां
ने कोई कम्युनिकेशन कर दी, किसी से मुलाकात कर ली, तो मसला बन गया। पिछले रमजान में अफ्तार पार्टी पे अली अमीन गंडापुर गए थे, कोर कमांडर पेशावर के यहाँ, तो वो उधम मच गया था। फिर ये केपीके हाउस में धरने के दौरान और एहतजाज के दौरान वो जो चाय पीने चले गए थे, वो तब जनाब उनकी जान को अजाब डाल दिया लोगों ने। हालांकि एक नॉर्मल सी बात है, वो एक वजीर आला है, ये एक नॉर्मल सी बात है। फिर ये मोहसिन नकवी पेशावर के दौरे पे गए थे, जब ये पारा चनार और कुर्रम एजेंसी वाले मसले पर, तो तब शोर मच गया। और मैंने उस वक्त भी कहा, मैंने कहा यार ये गवर्नेंस भी के लिए इनकी कोऑर्डिनेशन भी तो जरूरी है। आफ्टर ऑल ये अमन अमान का मसला है और वो सेंसिटिव एरिया है, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आती। अब इस सिचुएशन में कौन सा आदमी है जो यानी ये इल्जामात की बुछाड़ अपने सर पे ले लेगा और अपनी पगड़ी जो है चौक में नीलाम होता हुआ देखेगा। अब सारी सूरत हाल भी आपके सामने है। वो आदमी चक्की के दो पार्टों में पिस जाता है कि ना खान आपसे मुतमईन है, ना सामने वाले मुतमईन है, ना आप वादा कर सकते हैं और ना ही लीडरशिप को मुतमईन कर सकते हैं। फिर पार्टी अच्छा, आपकी इस बात में मैं एक बात ऐड करके, अपनी एक खबर ऐड करके, और मैं फिर आयशा की तरफ बढ़ूंगी। वो ये कि गुज़िश्ता दिनों मुझे एक बात पता चली थी कि जब कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी बनने से पहले कुछ लोग गए खान के पास, और वो सबको पता है, मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता उन लीडर्स का, कि उनकी खान ने अच्छी खासी क्लास ली है और ठीक ठाक वाली ली है। उसके बाद से सब, मैं कह रही हूँ ना, अगर था की जगह है बोलना है और है की जगह था बोलना है, तो वो भी डिस्कस करने जाते हैं। तो वो खान का मिजाज जो है, वो जेल में रह के अगर हम समझे कि उन्होंने कुछ सीख लिया, तो उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, वो वैसे ही है। अच्छा आयशा, बताइएगा कि क्या खान को अब थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लेना चाहिए, तभी ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, या यही होता रहेगा जैसे 26वीं आईवी तरमीम में हमने देखा था, 9 बजे दरवाज़ा खुल रहा है जेल का, मुज़ाकराती कमेटी अंदर जा रही है, फिर वो आ रहे हैं वहाँ से बात करके, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। यही तमाशा पूरी दुनिया को जो है वो हम दिखाते रहेंगे। कुछ नताइज की तरफ तेजी से बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली बेनज़ीर, जो शो का जो बहस है, जो बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त इस दमराए पर, इस पॉइंट पर आ चुका है कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस को, वो चाहे ज़ाती तौर पे जितने मर्जी इख्तलाफात रखते हो, जितनी मर्जी एक दूसरे की हुकूमत में इन्होंने जेलें काटी, इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है कि बैठकर तमाम लीडर अपने इख्तलाफात छोड़कर किसी नहज पे पहुंचे। और अगर खान साहब खुद को लीडर कंसीडर करते हैं, जिनकी फौज इतनी ताकतवर है कि जिनको कंट्रोल करने के लिए अरबों रुपयों की फायरवॉल लगानी चाहिए, तो प्रैक्टिकली भी खान साहब को उन लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए। जिन लोगों को उन्होंने अपने लिए मुकर्रर कर लिया है, जिनको सीटों पे बिठाया हुआ है, जो पीटीआई के सदर हैं या जो गवर्नमेंट की सीटों पे बैठे हैं, उन पर एतबार करें, क्योंकि वो बादशाहती निजाम के खिलाफ लड़ रहे थे ना। तो अब उन्होंने अगर सब लोगों को हुक्मरान बनाया, तो फिर उनकी सोच को भी, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी मजबूत करना एक लीडर का ही काम है। जेल में बैठकर ये सोचते रहना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और वापस आके अवाम की मोहब्बत को इस्तेमाल करते हुए अगर खान साहब अपना कार्ड दोबारा खेलेंगे, तो यकीन करिए कि पाकिस्तानी अवाम इतनी फेडअप हो चुकी है कि वो मुल्क छोड़कर बाहर जाकर गटर जरूर साफ कर लेगी, लेकिन यहाँ वो दोबारा वोट नहीं डालेगी, क्योंकि हमने देखा है कि पॉलिटिशियन की सख्त मिजाज अब पाकिस्तानी आम अवाम एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि वो लोग गुर्बत से भी नीचे जा चुके हैं। बिल्कुल, गुर्बत से आज उनके पास कुछ नहीं है। वो तो मैंने तो अब फील्ड के अंदर या आम लोगों को ये कहते सुना है कि ऐसा करो कि लीडर्स को खत्म करो और अब इस्टेब्लिशमेंट को कहो कि खुद आए सीट पे बैठ जाए, कि ताकि लड़ाई खत्म हो, हमें खाने के लिए तो मिले। बिल्कुल ठीक कहा आयशा। और अब मैं खटी साहब आपकी तरफ आऊँगी और क्विकली आपसे, ये जो एक जिरगा के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए हैं, कुरम एजेंसी में एक मुआहिदा हुआ है, और जिसमें ये कहा गया है कि अब दोनों फरीक़ों की जानिब से जो है वो दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई नहीं होगी। 14 नकात पे मुश्तमिल ये मुआहिदा हुआ है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इस मुआहिदे पर अमल करा पाएगी सूबाई और वफाकी हुकूमत? बेनज़ीर, ये बड़े अफसोस की बात है कि पारा कनार के पूरे इशू को हमारे मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी ना, कि वहाँ क्या हो रहा है, लोगों के हालात कैसे हैं।
सूबाई हुकूमत का क्या कसूर है, वफाकी सर हुकूमत मीडिया का ने नहीं क्या दी या कसूर है? करने नहीं दी गई, किसी ने करने नहीं दी गई, अब क्या कहें इस तो बारे में? मीडिया मसला तो यही क्या आपने कहें? सारी बात खोल दी ना। क्या मैं कहे नहीं कहना मीडिया चाह रहा पर, था, लेकिन मीडिया आपने पर तो क्या नहीं बोले करने अब दी हम? गई, तो ये सारा किया भी उन्हीं की तरफ से गया है। सच्ची बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि हर बार शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट क्यों होता है। हाँ। ये कभी भी इस तरह नहीं हो सकता कि आप रियासत क्या कर रही है, रियासत की अपनी अथॉरिटी क्या कर रही है। और दूसरी बात यह कि अगर आप लोगों को एक कम्युनिटीज को इस तरह के अगर सेक्स के दरमियान फंसा कर एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे, तो फिर हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। ये बड़ी जो है वो गंभीर बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान उस नहज पर पहुंच चुका है कि ये आपके सारे स्टेक होल्डर, यानी उसमें आपके चीफ जस्टिस, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम, सियासी जमातें, मीडिया, ये जब तक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होते तब तक आप मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगे। बिल्कुल। आपको ये तय करना पड़ेगा कि मुल्क कैसे चलेगा और किसने चलाना है। ये इससे इनकार नहीं है कि भाई ठीक है, पाकिस्तान की फौज अब जो है वो पाकिस्तान के पावर से खुद को अलग नहीं कर सकती, लेकिन इसीलिए है कि ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये तय होना चाहिए। जिस तरह अभी आयशा कह रही थी ना कि आम आदमी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब खुद आकर बैठ जाए। इमरान खान को लाया ही इसीलिए गया था कि वो सियासत को इस सारे सिनेरियो से अलग कर दे, और सियासत से जिस तरह इमरान खान ने पावर पॉलिटिक्स में सियासत को ला ताल्लुक किया, मौजूदा जो रिजीम है उसने उसको आगे बढ़कर और मजीद इस एजेंडा को बढ़ाया, लोगों की बेजारी। वो यही चाहते थे कि लोग सिविलियन हुक्मरानों के ऊपर से अपना एतमाद उनका खत्म हो जाए। और अब जब लोग ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आकर खुद बैठे, अगर वो कल कला खुद आ भी जाते हैं तो आप देखिएगा कि माजी में जिस तरह कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, इस बार भी नहीं आएगी। तो चीजों को असल में समझने की जरूरत है कि ये सारा होता कैसे, क्यों ये इस बदकिस्मती है रज़ाक कि साहब, रज़ाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आयशा आपका बहुत शुक्रिया। मुकीम अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी तफसीलन हमने इतने अहम मौज़ूआत पे बात करी। अब तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से बेनज़ीर मेहदी को दीजिए इजाज़त। अपना अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।